इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बहुत कम ही दिख रहे हो तुम लोग। सर धीरे धीरे आएंगे तब। धीरे धीरे आते हैं। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे, वैभवी बताएगी क्या? यस सर। सर हम लोग लास्ट क्लास में कुछ आपने पॉइंट्स लिखवाए थे डिक्टेट करवा के, और उसके अंदर था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी पार्ट ऑफ स्फीयर एट द पॉइंट पी, और उसके बाद में इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म एंड हैज द मैग्नीट्यूड सेम एज द सेंटर ऑफ द कैविटी। प्रॉब्लम किया था ना? यस सर, प्रॉब्लम्स भी किए थे। एक प्रॉब्लम किया था, उसी प्रॉब्लम का जो है रिजल्ट आपको मेंशन कराया था, और फॉर्मूला जो ड्राइव करा था हम लोगों ने, वो गॉस थ्योरम का हेल्प लेकर के हम लोगों ने फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था कि अगर कोई स्फेरिकल सेल है और उसको आपने सर्टेन चार्ज दिया है विच हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, तो सेल के बाहर का जो पॉइंट होगा वहां पे फील्ड लिखना है तो Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर से लिखोगे, और अंदर में जो फील्ड होगी दैट विल बी 0 एट ईच एंड एवरी प्लेस, है ना? ये इंफॉर्मेशन बनी थी। और अगर एक सॉलिड स्फीयर है जिसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का था, तो उसके लिए हमको इंफॉर्मेशन बना था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटसाइड सेम फॉर्मूले से लिखी जाएगी जो सेल वाला बना था, यानी कि Q डिवाइडेड बाई 4πε0 R स्क्वायर से, और अंदर के पोजीशन के लिए फील्ड को लिखने का इंफॉर्मेशन बना था कि इट कैन बी रिटन एज रो R डिवीजन में 3ε0 या QR अपॉन 4πε0 कैपिटल R का क्यूब, है ना? अंदर में लिनियरली प्रोपोर्शनल था सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर से। ध्यान में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। और बाहर में 1/R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था। ठीक है, एंड दिस वाज द वन केस जिसमें आप सिमेट्री का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो बना पा रहे थे। दूसरा आपको एक केस बताया था कि अगर किसी लाइन के अबाउट चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री हो तो वहां भी हम गॉस थ्योरम का हेल्प लेकर के आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला केस का डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज infinitely long wire। अब अगर आपको ध्यान में हो तो फंडामेंटल तरीके को यूज करते हुए एक यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे में भी बना रखा है। दैट वाज बाय चूजिंग द एलिमेंट को सेलेक्ट करते हुए उसको हम लोगों ने बनाया था फंडामेंटल तरीके से।
है ना? याद आ रहा है कुछ क्या फॉर्मूला होता है? सर लैम्डा √2/4 pi epsilon naught। और कोई बोल भाई। ये तो एंड पॉइंट के लिए बनाया था ना, बीच के पोजीशन के लिए। सर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का भी याद आ गया, λ/2 pi epsilon naught d। हाँ ठीक है। तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए बीच का कोई पोजीशन के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने बनाया था λ/2 pi epsilon naught d या r, जो कि r जो था दैट वाज द सेपरेशन फ्रॉम द वायर। ठीक है। और लैम्डा वाज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सेम फार्मूला जो हम लोगों ने उधर में देखा था आपने कि एक लंबे चौड़े वर्किंग के बाद बनाई थी, उसी को हम लोग एक आसानी से गॉस थ्योरम को यूज करते हुए आसानी से पा सकते हैं। कैसे हमको करना है गॉस थ्योरम अप्लाई, उसकी बात करेंगे। और साथ में वो जो फॉर्मूला बना था दैट वाज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट विच इज आउटसाइड द वायर, है ना? अब अगर वायर के अंदर में कोई पॉइंट होगा तो उस फॉर्मूले से आप उसको नहीं इवेलुएट कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा दैट कैन आल्सो बी जज्ड हियर विद द हेल्प ऑफ दिस गॉस थ्योरम। ठीक है ना? तो मान लीजिए कि एक बहुत लंबा सा वायर है जिसका एक पार्ट हमने यहाँ पे दिखाया है, जिस वायर का ये एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारे वायर का एक्सिस हो गया। वायर का रेडियस हम मान लेते हैं कि आर का है। आर इज द रेडियस ऑफ द वायर। लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है। और रो मान लीजिए कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। और इसके लिए हमको फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये देख लें कि सिमेट्री हमको क्या इंफॉर्मेशन देने जा रही है, जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं अपने डिस्कशन में गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के दौरान। तो अगर मान लो कि किसी इस पॉइंट पे आउटसाइड द वायर ये पॉइंट है, यहाँ पे हमको फील्ड देखना है, तो बड़े आसानी से अगर एक एलिमेंट आप इधर में सेलेक्ट करते हो तो आप कहोगे कि इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो फील्ड होगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। और इसी का यहाँ पे मिरर प्लेस करके मिरर इमेज यहाँ पे एलिमेंट देख लो, तो उसके कारण जो फील्ड होगी उसका डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ हो जाएगी। इन दोनों का जो वायर के एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट होगा, यानी कि इधर इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा इट विल बी कैंसिल्ड आउट। यस सर। और जो इधर का वायर के एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा दैट विल बी एड अप। तो इस डिस्कशन में एक इंफॉर्मेशन जो आपके पास बनी वो ये है कि अगर ये वायर हमारा इन्फिनिटली लॉन्ग है तो इधर के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, इस मिडिल पॉइंट के इधर के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको इधर में एक एलिमेंट मिलेगा विच विल कैंसिल द component of the field along the axis of wire and the component perpendicular to the wire axis will be add up। क्यों? ठीक है। यस सर। मतलब क्या हुआ कि जो डिस्कशन है ये इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है जो हम यूज करेंगे आगे, कि इस वायर के कारण किसी भी पोजीशन पे जो फील्ड होगी उसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द वायर। इस डिस्कशन में हमको ये डायरेक्शन के लिए इंफॉर्मेशन हो गया। डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ वायर।
ठीक है, एक ये इंफॉर्मेशन हो गया। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर आपने बोल रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज जो चार्ज है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस होल क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, दैट मीन्स कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम लोग देखें तो जो एक्सिस ऑफ द वायर है दैट विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री corresponding to the distribution of charge. Yes, sir. वायर का एक्सिस लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। भाई एक ही को समझ में आ रहा है कि और लोगों को भी समझ में आ रहा है? कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा? सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ हाँ ठीक है, रिपीट करता हूँ। तो बोला करना भाई, तो लोग तो एकदम से शांत रहते हो, एकदम कुछ बोलते नहीं है? दीक्षा तू भी समझ पा रही है? फर्स्ट डे कह रही थी हाँ जी सर। समझ पा रही है बातें? हाँ जी सर। ओके। तो मैं कह रहा था कि ये पर्टिकुलर जो वायर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, तो जो एक्सिस ऑफ द वायर है इट विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री करेस्पॉन्डिंग टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके चारों तरफ चार्ज आइडेंटिकली प्लेस्ड है। यस सर। Yes, sir. तो इस Yes, वायर sir. के एक्सिस से इक्वल सेपरेशन के जो भी पॉइंट होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बराबर मैग्नीट्यूड की होगी। इट कैन बी जज्ड विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री से कह सकते हैं ना कि इस एक्सिस से इक्वल सेपरेशन के जो भी पॉइंट होंगे वहां पे हर जगह पे फील्ड बराबर होगी। तो दूसरा इंफॉर्मेशन जो हमको सिमेट्री से बना वो क्या है? एट इक्वल सेपरेशन फ्रॉम द एक्सिस field will have equal magnitude. At equal separation from axis, field will have equal magnitude. ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास बना और इन्हीं दोनों को ध्यान में लेकर के हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम क्या है ये कौन बताएगा? ये आदित्य तिवारी बताएंगे। गॉस थ्योरम क्या कहता है बेटा? बोलो आदित्य। आदित्य तिवारी, आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? आदित्य, अनन्या, सूर्यान, आपको आवाज आ रही है? अनन्या, भूमि सिन्हा, आपको आवाज आ रही है? बोलो, गॉस थ्योरम क्या है? भूमि सिन्हा, माइक तुम्हारा ऑन है, बोलो। आवाज तो नहीं आई? कितने लोग बता सकते हैं गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम। आशुतोष कुमार सिंह, हर्षराज, तोमर दवेश, वैभवी शर्मा, हर्षित माधव, गणेश, दीक्षा। अरे वाह, इतनी संख्या है। और दो तीन से पूछा, वो सबकी आवाज ही नहीं आ रही थी, गले सूख गए थे सबके। वेरी गुड, संख्या तो बहुत ज्यादा है। बट और लोगों का क्या गला सूख गया क्या? दीक्षा बोल तो बेटा तू। हाँ जी सर। सर जो टोटल फ्लक्स होता है हमारा क्लोज सरफेस से इक्वल टू होता है 1/ε0 इक्वल टाइम। और सर इसको हम ड्राइव कैसे करेंगे? हम एक ड्राइव नहीं, हमको बताओ गॉस थ्योरम क्या कहता है? सर यही कहता है फाई इक्वल टू सर
कुछ छोड़ Phi equal- दिया, कुछ छोड़ दिया इसलिए पूछा, फिर से बोल। सर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारा क्लोज सरफेस के अंदर, वो 1/ε0 टाइम्स इक्वल होता है टोटल चार्ज के, जो हमारा टाइम्स क्लोज क्या होता है? सर मुझे इतना ही आता है। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज छोड़ दिए, चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है ना। जी सर। चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, ठीक है। तो किसी भी क्लोज सरफेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स बाउंड होता है, सरफेस का कोई भी नेचर हो, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होता है वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट से लिखा जाता है। और क्लोज सरफेस का फ्लक्स लिखने का सिंबॉलिक तरीका क्या है? इंटीग्रेशन में ऐसे आप सर्कल बना देते हो ना, Yes, sir. dot ds, that is the flux bounded by the Equal to- closed surface, equals to charge enclosed q in। q in का मतलब इनसाइड द सरफेस कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इससे Epsilon लिखा naught. जाता है, ठीक है। तो अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए भाई, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो कि वायर के एक्सिस से आर सेपरेशन पे है, स्मॉल आर पे। तो हम एक सिलिंड्रिकल सरफेस बना लेते हैं, एक ऐसा सिलिंड्रिकल सरफेस जिसका एक्सिस हमारे वायर के एक्सिस के साथ कोइंसाइडिंग है और जिसका रेडियस इस पॉइंट जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसका एक्सिस ऑफ द वायर से जो सेपरेशन है उसके बराबर है। और इस सरफेस के लिए हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। तो गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए जो भी आप सरफेस यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये हमारा सिलेंडर Yes. जो हो गया वो गॉसियन सरफेस हो गया, जो अलग कलर से बनाया है, ठीक है ना। ये क्या हो गया? Yes, sir. गॉसियन सरफेस। अब Gaussian इस surface. अब इस सरफेस के लिए तुम्हें फ्लक्स लिखना है, तो क्लोज सरफेस करना है तुमको। तो ऊपर वाला प्लेन, नीचे वाला प्लेन और कर्व, ये तीनों सरफेस मिला देंगे तो क्लोज सरफेस हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऊपर का प्लेन, नीचे का प्लेन और ऐसे कर्व सरफेस तीनों मिला देंगे तो क्लोज सरफेस हो जाएगा, Yes. Yes. ठीक है। Yes, sir. तो अगर हम लोग ये जो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन है जो कि क्लोज सरफेस के लिए है, इसको तीन पार्ट के सम के रूप में दिखाएं, तो क्या कोई आपको असुविधा लग रही है क्या? ऐसे अगर प्लेन लेफ्ट के लिए, हाँ प्लेन लेफ्ट के लिए लिख दे, प्लेन लेफ्ट नहीं प्लेन अपर है ना, प्लेन अपर के लिए पीयू लिमिट नहीं है, है ना, ये सिंबल है प्लेन अपर के लिए ई डॉट डी एस। इसी तरीके से प्लेन लोअर के लिए ई डॉट डी एस and plane for curved surface area. और प्लस ई डॉट डी एस फॉर द कर्व्ड सरफेस, तो सी एस लिख दे रहे कर्व्ड सरफेस। पीयू का मतलब है प्लेन अपर, पीएल का मतलब है प्लेन लोअर, ये लिमिट नहीं है ना। लिमिट तो लगाओगे तो पूरा आप ऊपर लोअर और अपर दोनों लिमिट लिखोगे ना, ये सिंबल लिखा है केवल, बाद में इसको लिखेंगे हम। ये कर्व्ड सरफेस, ठीक है। मान लो कि ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस हमने ले रखी है इसकी लंबाई जो है वो एल की है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड का पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया, का क्लोज हो गया। Yes, sir. लेफ्ट Yes, sir. साइड अब आओ राइट साइड पे चलते हैं। चार्ज इंक्लोजर, इस सिलेंडर के अंदर में चार्ज कितना होगा भाई जो चूज किया है हमने? So lambda times L. लैम्डा Yes, sir. टाइम्स, Lambda. क्योंकि एल लंबाई हमारे वायर की इस सिलेंडर के अंदर में है और आपने बोला है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की है,
तो लैम्डा में एल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज इंक्लोज मिल जाएगा, ये राइट साइड का न्यूमरेटर, Yes, sir. और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड की इक्वलिटी कर दी। लिख सकते हैं इतना। यस सर। अब आइए फ्लक्स के बारे में सोचते हैं, है ना। प्लेन अपर Yes. सरफेस पे जब आप जा रहे हो भाई, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर होगा, पर की तरफ। परपेंडिकुलर टू द Yes, sir. एरिया। और फील्ड वेक्टर का Yes, sir. क्या डायरेक्शन आपने देखा है? एक्सिस के परपेंडिकुलर, है ना। Yes, ये तो ये दोनों की परपेंडिकुलरिटी हो गई क्या? यस सर। हाँ Yes, सर, sir. तो फ्लक्स के जीरो हो जाएगा। तो प्लेन अपर सरफेस के लिए तो आपको फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ये चीज जीरो हो जाएगा परपेंडिकुलरिटी के कारण। हाँ सर, Yes, sir. हाँ सर, सिमिलरली हाँ, अब नीचे में चलते हैं। नीचे में जो है, अगर एरिया वेक्टर को देखें तो उसका ये डायरेक्शन हो गया, और फील्ड वेक्टर जो है Yes, sir. वो इधर की तरफ है। अगेन दीज टू आर परपेंडिकुलर, तो अगेन Zero. ये भी हमारा इंटीग्रेशन तो जीरो हो जाएगा। ये चीज Yes, क्लियर है सबको? किसी को Yes, Yes, sir. यस सर। प्रॉब्लम है तो बोले। अब आप कर्व सरफेस पे चलते हैं। कर्व सरफेस का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो एक्सिस ऑफ द वायर के परपेंडिकुलर भी होगा, यानी कि इस कर्व सरफेस पे कहीं भी एलिमेंट लोगे तो उसका एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे क्या? Yes, हाँ sir. सर, जीरो एंगल बन जाएगा सर। Yes, सही। sir. तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ई डॉट ds क्या हो जाएगा? ई ds हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो सर, EDS। लेफ्ट साइड का जो तीनों इंटीग्रेशन है उसमें से दो तो आपको दिख गए कि दे आर जीरो, और एक जो है ई डॉट ds हो गया। Yes, ये sir. इक्वल हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर। यस सर। अब ये देखो, दूसरा जो पॉइंट तूने बनाया था सिमेट्री के आधार पे, उसको देखो। एट इक्वल सेपरेशन फ्रॉम द एक्सिस विल हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। तो ये जो सिलेंडर आपने लिया है, इसका जो कर्व सरफेस है उस पे कहीं भी पॉइंट लेंगे तो वो एक्सिस से इक्वल सेपरेशन पे होगा कि नहीं? होगा। हाँ सर। यस सर। तो अगर ये हर एलिमेंट का पोजीशन इस एक्सिस ऑफ द वायर से इक्वल सेपरेशन पे है, तो हर जगह पे फील्ड भी बराबर होएगी, यानी कि ई हमारा हाँ सर, कांस्टेंट होगा। यस सर। ई जो इधर पे है ये कांस्टेंट होगा। इट विल कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट कैसे होगा? टोटल कर्व सरफेस एरिया। सर ये लास्ट लाइन एक और बार समझा दीजिए, वो गलती से कॉल कट हो गया था। अच्छा ठीक है। ये वाला जो पॉइंट आपको हमने इधर में नोट किया था, आपकी सुविधा के लिए नोट किया था, वो कैसे किस आधार पे बोला था उसको समझो। ये जो वायर का एक्सिस है, इसके चारों तरफ चार्ज आइडेंटिकली प्लेस्ड है। तो Yes, sir. एक्सिस ऑफ द वायर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री है। यस सर। तो एक्सिस ऑफ द वायर से इक्वल सेपरेशन के जो भी पॉइंट होंगे, हर जगह पे फील्ड मैग्नीट्यूड में बराबर होगी। ठीक है, ये आपकी sir. लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो यहाँ पे जो कि इक्वल सेपरेशन पे पॉइंट बनेंगे, हर पॉइंट आइडेंटिकल पॉइंट होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। हर पॉइंट अगर आइडेंटिकल पॉइंट है तो आप कह सकते हो ना ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री कि फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह पे सेम होगा। अब ये जो सिलेंडर आपने लिया था, उस सिलेंडर का एक्सिस अपने वायर के एक्सिस के साथ रखा था, तो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस भी तो बराबर दूरी पे होगा कि नहीं एक्सिस ऑफ द वायर से? यस सर। तो अगर बराबर दूरी पे है और आपने बोला कि ये फील्ड है वो हर जगह पे सेम होनी है, तो ये ई कांस्टेंट हो गया। आप सिलेंडर के सरफेस पे कहीं भी आप एलिमेंट लोगे, हर जगह के लिए सेम होगा मैग्नीट्यूड में। तो अगर कांस्टेंट हो गया तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब क्लियर है? यस सर, आगे समझ लो। और इंटीग्रेशन ऑफ ds दैट इज द कर्व सरफेस की एरिया। तो सिलेंडर की कर्व सरफेस की एरिया 2 पाई RL। 2 पाई RL। सिलेंडर की कर्व सरफेस की एरिया होती है लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो फील्ड आपको L से पता हो गया
कि लैम्डा डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Pi आर। epsilon naught r. यही फॉर्मूला बनाया था ना हम लोगों ने पिछली बार, एक हाँ, लंबे चौड़े इंटीग्रेशन को करके, ठीक है ना। यस तो कितनी सिंपल वे में गॉस थ्योरम का हेल्प लेके हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। तो जहां कहीं भी एप्लीकेशन बन पाएगा गॉस थ्योरम का, हर जगह नहीं बन पाएगा, है ना। दैट विल डिपेंड्स ऑन द सिमेट्री क्राइटेरिया। अगर सिमेट्री बन पाएगी तो हम गॉस थ्योरम का हेल्प लेंगे और वहां से फील्ड भी बना जज करने का प्रयास करेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर के लिए, बाहर के पॉइंट के लिए। अब अंदर के पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं भाई, है ना। अंदर आते हैं, मान लो कि यही जो पॉइंट पी जो लिया गया था विच वॉज आउटसाइड द वायर, वो वायर के बाहर ना होकर के कहीं यहाँ पे हो जाता है। मान लो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे, ठीक, आर सेपरेशन पे है, ये आर सेपरेशन पे। तो फिर यहाँ पे भी फील्ड जानने के लिए वैसे ही सिलेंडर का शेप का गॉसियन सरफेस बना लो, जिसका रेडियस आर ले लो, जिसकी लंबाई कुछ यल ले लो, और उसके लिए गॉस थ्योरम को अप्लाई करो, ठीक है। आर लेस देन इक्वल्स टू आर के लिए बात कर रहे हैं, अंदर के पॉइंट के लिए। तो यहां भी वही इंटीग्रेशन, प्लेन अपर के लिए ई डॉट डी एस, प्लेन लोअर के लिए ई डॉट डी एस, कर्व सरफेस के लिए ई डॉट डी एस। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, अगर हम अंदर में लेते हैं सर तब तो वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा सर चार्ज का, तब हाँ हाँ, मानेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक, रो लेके सॉल्व करना होगा। हाँ हाँ। यस सर। तो लेफ्ट साइड तो हमारा ये लिखा जाएगा, प्लेन अपर, प्लेन लोअर और कर्व तीनों मिला करके क्लोज हो गया। Yes, sir. यस अब इस सिलेंडर के अंदर में, ये जो सिलेंडर लिया गया है इसके अंदर में चार्ज कितना है, ये अगर हमको लिखना है, इंक्लोजर ऑफ चार्ज इसी सिलेंडर के अंदर का लिखना है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो हमने बोला है, उसी में सिलेंडर का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा क्या। यस सर। यस सर। तो ये हो जाएगा सिलेंड्रिकल रीजन का डेंसिटी ऑफ चार्ज इनटू पाई आर स्क्वायर एल। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल, यस सर। और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये लाइन भी क्लियर है? किसी को दिक्कत है तो बोलेगा भाई प्लीज। अगर कोई प्रॉब्लम किसी को लग रही है तो प्लीज रेज करे अपना हैंड, अदरवाइज ठीक है तो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। स्क्वायर एल डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट। ई आपका कांस्टेंट है बेटा, इंटीग्रेशन से बाहर गया, और इंटीग्रेशन कर्व्ड सरफेस के लिए डीएस, ये हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इंटीग्रेशन डीएस कितना लिखोगे? इस वर्ष 2 पाई आर एल। 2 pi RL. तो ई इंटू
2 pi r l that is equals to rho into pi r square l upon epsilon naught. तो फील्ड के लिए इंफॉर्मेशन रो आर पाई आर और एल काट दिया नीचे ऊपर से, और नीचे में 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन के साथ रेडियल डायरेक्शन है तो ई दैट इज रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये आपका अंदर में फील्ड के लिए इंफॉर्मेशन हो गया। एक्सिस पे वायर के फील्ड कितनी होगी? जीरो। आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो एक्सिस पे फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो। एक्सिस से जैसे जैसे वायर के सरफेस की तरफ आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे फील्ड बड़ी होती जाएगी ना। आर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड बड़ा होता जाएगा, सरफेस पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी, और उसके बाद 1/r के करस्पॉन्डिंग घटती हुई इन्फिनिटी पे जाके फिर से जीरो हो जाएगी। ठीक है ना। तो जो ग्राफ अगर आप बनाओगे तो ग्राफ ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूं मैं। यस सर। ये आर हो गया, ये ई हो गया, एक्सिस से सरफेस तक लीनियरली बढ़ा यहाँ तक। ये आर इक्वल्स टू कैपिटल आर है। ठीक है, एक्सिस पे जीरो है और एक्सिस से सरफेस तक लीनियरली बढ़ा, यहाँ पे जाके मैक्सिमम हुआ, फिर 1/r का ग्राफ हो गया। आर बढ़ने के साथ साथ घटता जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा। तो दिस विल बी द ग्राफ फॉर द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। क्लियर? यस सर। यस। ग्राफ भी आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला तो ध्यान में रखना ही है। ये वाला तो पहले भी डिराइव था, एक एडेड फॉर्मूला आपको यहाँ और मिल गया अंदर के पोजीशन के लिए, और वो आपका ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? यस सर। ग्राफ कंटिन्यूअस हाँ? ग्राफ कंटिन्यूअस ही है। हाँ, ग्राफ इसमें कंटिन्यूअस है। ग्राफ कंटिन्यूअस। सर एक बार ग्राफ दिखा दो। बिल्कुल, ये नोट कर लो पहले सब लोग, तो फिर उधर ले चलते हैं ग्राफ की तरफ। सर हाँ, सर ये इनसाइड, ये जो आप दिखा रहे हैं ये इनसाइड वाला है, इसीलिए इसमें रो आया है ना सर? ओके सर। बाहर वाले को भी रो के टर्म में लिख सकती हो। ये लैम्डा जो होगा वो लैम्डा किसके बराबर होगा? लैम्डा रो इंटू पाई कैपिटल आर के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना? क्योंकि कैपिटल आर ही तक चार्ज है ना, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को डेंसिटी से आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है? सर हाँ। जी सर। सर जो आपने ऊपर वाला फॉर्मूला निकलवाया है जो वायर के बाहर वाला है, हाँ हाँ, उसमें ग्रेटर देन आर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों होना चाहिए? दोनों के लिए वैलिड है बेटा। तो ग्रेटर दोनों फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड है। नीचे में भी अपने ग्रेटर देन इक्वल वाला नहीं, दोनों दोनों दोनों। इसमें कहीं डिसकंटिन्यूटी नहीं है ना इस ग्राफ में, इसलिए ये दोनों के लिए वैलिड। ओके सर। अगर यही जो है
वो वायर ना होकर के ऐसे खोखला सिलेंडर होता जिसके केवल सरफेस पे चार्ज होता, तो अंदर में जीरो रहती फील्ड और बाहर में फील्ड होती, तो वहां पे ये वाला तो इंफॉर्मेशन एज इट इज लिखते, इसमें इक्वल टू हटा देते, इसमें इक्वलिटी नहीं अप्लाइड होता। यस ठीक सर। है ना? जैसे अगर ये खोखला सिलेंडर हो जाता इस तरीके से, है ना, ऐसे सिलेंडर हो जाता खोखला, ठीक है, केवल चार्ज जो है इसके सरफेस सरफेस पे होता, तो अंदर में फील्ड जीरो आता, यहां से लेकर के यहां तक फील्ड जीरो होता अंदर में, क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए ऐसे आप जैसे गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो चार्ज इंक्लोजर तो उससे जीरो हो जाएगा ना, वहां पे तो चार्ज ही नहीं है, तो इंक्लोजर ऑफ चार्ज जीरो हो जाएगा, वहां पे फील्ड जीरो बन जाएगी। और जैसे ही सरफेस पे जाओगे तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर होगा, फिर 1/r का ग्राफ ऐसे बन जाता है। थिन Yes, वॉल्ड sir. सिलेंडर यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वॉल्ड सिलेंडर के लिए ग्राफ ऐसा बनता ना, या मेटालिक वायर होता, मेटालिक वायर, तो उसके लिए भी ग्राफ ऐसा ही बनता, क्योंकि मेटल में आपको मालूम है कि वॉल्यूम रीजन में कोई चार्ज होता नहीं है, बता रखा है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यस सर। हाँ, तो मेटल के अंदर में चार्ज होता नहीं है, वॉट एवर चार्ज यू हैव गिवन टू दैट पर्टिकुलर वायर विल अपीयर ऑन इट्स सरफेस, इफ वायर इज ऑफ मेटल या कंडक्टर होगा तो वहां पे इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा, अंदर में जीरो रहेगा यहाँ तक, और फिर सरफेस पे जाओगे तो 1/r के करस्पॉन्डिंग आगे गिरता हुआ ये इंफिनिटी पे जीरो हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे कर्व है ना, वही पुराना वाला फंक्शन, यही वाला। ठीक है, यस सर। यस सर ऊपर वाला ग्राफ है। ऊपर वाला दिखा दो। हम्म, लिख लेना तो बोलना। हो गया सर। नहीं सर, एक सेकंड से। यस सर, हो गया। अब जैसे मान लो कि ये जो फॉर्मूला है वैसे तो पहले से भी तुमको बताया गया है, फिर भी एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं इस पे। हाँ, ये मान लो कि बोला तुमको कि एक रिंग है और इस रिंग को आपने क्यू का चार्ज दिया है, आर इस रिंग का रेडियस है भाई, और एक वायर है जिसका इन्फिनिटली लॉन्ग है, लेकिन एक एंड इस रिंग के सेंटर पे है ना, और लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका लैम्डा का है, एक्सिस ऑफ द रिंग के अलोंग रखा है वायर को। ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द वायर एंड द रिंग। सर। इस फॉर्मूला
इस फॉर्मूले से कुछ लेना देना नहीं है। वायर के एक इंड वाला फॉर्मूला आपको मालूम है, आप उसको यूज कर सकते हो, या रिंग वाले फॉर्मूले से आप वर्किंग कर सकते हो। हाँ जी बोलो। सर एक बार मतलब क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दें सर, थोड़ा डिसजॉइंट हो गए थे सर। ये कह रहे हैं कि एक रिंग है तुम्हारा, जिस रिंग का रेडियस कैपिटल आर का है, और इस रिंग को टोटल चार्ज कैपिटल क्यू दे रखी है आपने। हाँ सर। इस रिंग के एक्सिस के अलावा एक इंफिनिटली लॉन्ग वायर को रखा गया, जिसका एक इंड रिंग के सेंटर पे है, और sir. इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का है। Yes, लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो आपको बताना है कि रिंग पे नेट फोर्स क्या होगा। नेट फोर्स बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ही उपयोग कर सकते हैं सर, लैम्डा बाय 2√2 एप्सिलॉन नॉट आर, जो पहले से ध्यान दीजिएगा। हाँ, कर तो सकते ही है, वो तो आपको फार्मूला बताया ही है। यस सर, फोर्स बताना है ना। हाँ, केयरफुली यूज करिएगा उसको। फार्मूला वही यूज होगा, बट केयरफुली यूज करिएगा, ध्यान से यूज करिएगा। बना किसी का? यू कुछ 2 मिनट। फार्मूला आप यूज कर सकते हो, एक इंड के सामने के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का जो बताया है। Q lambda by 4 pi epsilon naught r. चलिए देखिए, इस वायर के एक एंड के सामने अगर कोई पॉइंट लेते हो, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो उसका एक कंपोनेंट वायर से दूर की तरफ इधर होता है, जो कि लैम्डा डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से लिखा जाता है, आर दूरी पे। और एक कंपोनेंट इधर की तरफ होता है, जो कि अगेन लैम्डा डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है ना। अगर जो आप मान लो कि रिंग पे यहाँ पे एक एलिमेंट लिए, उसके डायमेट्रिकली अपोजिट इधर में एलिमेंट लो, तो उसके लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, जो कि लैम्डा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से लिखी जाएगी। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, लैम्डा डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से लिखोगे। अब मान लो कि जो आपने एलिमेंट लिया भाई, उस पे चार्ज dq है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? dq, और dq मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और ये dq और ये भी dq मल्टीप्लाइड हो जाएगा।
हो जाएगा ना, फील्ड मल्टीप्लाइड। यस सर। वाला नीचे वाला अब देखो, ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट है और ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट है इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल है, हो ये जाएगा। तो कैंसिल हो जाएंगे। जबकि हाँ इस सर। डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी एड अप। इसी तरीके से दो दो एलिमेंट का अगर कॉम्बिनेशन बनाते जाओ तो आपको क्या मिलेगा कि जो रिंग के एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा और एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट ही एड अप होगा। यानी कि यही कंपोनेंट जो है इसी को आपको पूरे रिंग के लिए सम करना है, ठीक है ना। तो डीएफ जो है वो आपको मालूम है लैम्डा डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी क्यू से लिखोगे, इंटीग्रेट कर दो इसको, 0 से कैपिटल क्यू 0 टू एफ, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर वाला तो कैंसिल होता हुआ दिख गया। तो लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर तो तुम्हारा कांस्टेंट है, बाहर हो गया, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, लिमिट रखे तो कैपिटल क्यू। तो दिस विल बी फोर्स एंड डायरेक्शन विल बी अवे फ्रॉम द वायर। वायर से दूर की तरफ ये फोर्स लगेगा, इधर की तरफ नेट फोर्स लगेगा हमारे इस रिंग पे, ठीक है ना। यस सर। समझ में आई बात भाई सबको? यस सर। यस सर। यस सर। मान लीजिए कि एक नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटली लॉन्ग एंड वाइड सीट है ना। ऐसे आपने स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा है, ये इसकी चौड़ाई जो है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, बहुत बड़ी है, लंबाई स्क्रीन के अलोंग ऐसे है, बहुत बड़ी है, और इधर में हम थिकनेस दिखा रहे हैं। ऐसे आपने सीट को रखा है, ठीक है, ये तुम्हारी सीट हो गई। ये सीट की थिकनेस है भाई, मान लो कि 2D की थिकनेस कह दिया आपने। लंबाई स्क्रीन के परपेंडिकुलर या लंबाई स्क्रीन के अलोंग ये वाली, ये लंबाई है बहुत बड़ी, इधर में बहुत बड़ी, और चौड़ाई जो है स्क्रीन के परपेंडिकुलर इधर बहुत बड़ी उधर बहुत बड़ी, थ्योरेटिकली इन्फिनिटी, है ना, ठीक है। यस सर। ये शीट है, शीट, शीट समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे यस सर। ऐसे। ये चौड़ाई है जो इतना दिख रहा है इसमें हमारे इस ब्लॉक का, उसकी जगह पे ये बहुत बड़ा है, बहुत चौड़ा, और ये लंबाई दिख रही है तो ये भी बहुत बड़ी है, और ये थिकनेस जो है ये हमने दिखाया है यहाँ पे, जो थिकनेस आपको दिख रहा होगा इस ब्लॉक का ऐसे, ये थिकनेस हमने यहाँ पे दिखाया है 2D का, ठीक है। यस सर। यस सर। और इसका हम जो है फील्ड जानना चाहते हैं। इस तरीके से इस पे चार्ज दिया गया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लीजिए आपने सिग्मा का कहा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपने रो का कहा।
रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, और ये मान लो कि इस शीट का वो प्लेन हो गया जो कि शीट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि बाइसेक्टर प्लेन हो गया। और इस प्लेन से यहाँ पे आर सेपरेशन पे मान लो कि कोई पॉइंट है, एट दैट लोकेशन यू वांट टू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगेन सिमेट्री के आधार पे हम कह सकते हैं भाई कि अगर ये बहुत लंबी चौड़ी शीट है तो पॉइंट यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, अगर इक्वल सेपरेशन पे है तो हर जगह पे फील्ड मैग्नीट्यूड में बराबर होगी। यस सर। यस सर। हाँ? Electric field at equal separation from the sheet will have equal magnitude. Electric field at equal separation from plane of symmetry will have एक तो ये इंफॉर्मेशन, और दूसरी इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना, क्योंकि वही डायरेक्शन जो है वो सिमेट्री को फॉलो कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी डायरेक्शन ऑफ फील्ड perpendicular to plane of symmetry. ये दो इंफॉर्मेशन को ध्यान में लेकर के हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, और ये जो सेपरेशन है पॉइंट का उसी के डबल लेंथ का एक सिलेंडर हम ले लेते हैं, और उस सिलेंडर को हम इस तरीके से प्लेस करते हैं कि उसका एक्सिस प्लेन ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर है। इस सिलेंडर का रेडियस हम ए मान लेते हैं और लंबाई जो है वो 2r का लिया है। ठीक है, आधा सिलेंडर इधर से इधर को और आधा सिलेंडर इधर से इधर को रख दिया। ठीक है, ऐसे रख दिया सिलेंडर को, ये पाइप सीट थी उसके परपेंडिकुलर ऐसे हमने ये पेन को मान लो कि सिलेंडर है ऐसे रख दिया, आधा इस सीट के इधर और आधा सीट के इधर। ठीक ना, और इस सिलेंडर के लिए हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। तो प्लेन लेफ्ट के लिए ई डॉट ds, प्लेन राइट के लिए ई डॉट ds, और सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस के लिए ई डॉट ds। ये तीनों जोड़ दिया जाए, सम कर दिया जाए तो क्लोज सरफेस हो जाएगा क्या? बायां वाला लेफ्ट वाला प्लेन सरफेस, राइट वाला प्लेन सरफेस और कर्व्ड सरफेस, तीनों को मिला दिया, क्लोज हो गया। लेफ्ट साइड ऑफ गॉस थ्योरम हो गया। अब हमको लिखना है कि इसके अंदर में चार्ज कितना है ना, सिग्मा पाई स्क्वायर। तो आपने जो सिलेंडर रखा है इसका एक्सिस सीट के परपेंडिकुलर ऐसे रखा है, एक्सिस को ऐसे, ये सीट थी तुम्हारी, हथेली मेरा जो है सीट है, और सिलेंडर तूने ऐसे रखा है। तो सिलेंडर जो इस पे कट बना रहा होगा एक सर्कल मिलेगा क्या सिलेंडर के करेस्पॉन्डिंग? यस शीट पे जो उसका इंटरसेप्ट होगा वो सर्किल मिलेगा क्या? सबको ये चीज समझ में आ रही जो बोल रहा हूँ मैं? यस सर। सिलेंडर को आपने ऐसे रखा
तो सिलेंडर जो कट करेगा वो एक सर्कल मिलेगा, हाथ के ऊपर ऐसे सर्कल दिखेगा ना, ये yes sir, है। yes sir, अब उस सर्किल की एरिया में अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार्ज मिल जाएगा। yes sir, यस सर। यस सर। कोमल समझ रही है? मनस्वी यस सर। समझ में आया जो मैं बातें बोल रहा हूँ? यस सर, आ रहा है। ओके, तो बता दो कि चार्ज इंक्लोजर कितना लिखूं? सर पता नहीं। तो कैसे कह दी कि समझ में आ रहा? ये इधर से देख रहे हैं, इधर से इस साइड से देखेंगे तो ये तुम्हारी सीट है भाई, और इस सीट के ऊपर सिलेंडर को ऐसे रखा है, तो सिलेंडर जहाँ पे ऐसे कट कर रहा होगा सर्कल मिलेगा जिसका रेडियस कितना होगा, सिलेंडर के रेडियस के बराबर होगा ना। yes तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया गया है, उसमें ये एरिया मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके अंदर में कितना चार्ज होगा पता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर लिख दूं? yes sir, पलक पलक यस सर। ठीक है। यस सर। तो सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर ये तुम्हारा हो गया क्या, चार्ज इंक्लोजर, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो ही गया। अब आओ जरा फ्लक्स देखा जाए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो प्लेन एरिया है, ये दोनों के लिए एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में, yes sir, yes sir, तो ये yes, और इस प्लेन एरिया के लिए भी एरिया वेक्टर इधर और फील्ड वेक्टर भी इधर, तो फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के डायरेक्शन सेम, तो ई डॉट डीएस ईडीएस हो जाएगा, प्लेन सरफेस लेफ्ट के लिए भी और प्लेन सरफेस राइट के लिए भी। तो ईडीएस हो गया प्लेन लेफ्ट के लिए, ईडीएस हो गया प्लेन राइट के लिए। अब चलते हैं कर्व सरफेस की तरफ। कर्व सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर होगा भाई? तो ऊपर ऊपर की तरफ, ऐसे। yes, और sir, फील्ड किधर है? उसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन सिलेंडर के एक्सिस के अलॉन्ग है, और कर्व सरफेस की जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो तो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा ऐसे। तो yes, हर जगह पे परपेंडिकुलरिटी आएगी, yes, yes sir, yes तो ये तो तुम्हारा जीरो हो Zero. जाएगा। yes, इज इट क्लियर? yes sir, yes, sir, यस सर। प्रांजलि, प्रांजलि यस सर। ठीक है। और हाँ जी। मनदीप, मनदीप यस सर। ठीक है। यस सर। बीच बीच में रिस्पॉन्ड करता रहा भाई। सर वो दो चार लाइट लोग, चली गई थी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लाइट चली गई मजबूरी है तो बात ठीक है, अदरवाइज बीच बीच में रिस्पॉन्ड करते रहो, नहीं तो एक दो तो हैं जो सो जाते हैं बस क्लास में। आर्यन, आर्यन आवाज आ रही है? देखो सो गया आर्यन। सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर डिवीजन में एप्सिलॉन। अब इधर में देखो, ई
दोनों जगहों पे कांस्टेंट है भाई, क्योंकि इस सरफेस पे पड़ने वाला हर पॉइंट इस प्लेन ऑफ सिमेट्री से इक्वल सेपरेशन पे होगा, और इस सरफेस पे पड़ने वाला हर पॉइंट भी इस प्लेन ऑफ सिमेट्री से इक्वल सेपरेशन पे होगा। एज वेल एज ये दोनों प्लेन सरफेस बराबर दूरी पे लिया है, तो दोनों जगहों पे फील्ड बराबर भी होगी ना, यस सर। क्योंकि Yes, इधर में sir. बताया था ना Yes, sir. कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वल सेपरेशन फ्रॉम द प्लेन ऑफ सिमेट्री विल हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जितना फील्ड होगा उतना ही फील्ड यहाँ भी होगा, तो दोनों जगहों पे बराबर, इसीलिए ये सिलेंडर जो लिया था उसका आधा इधर और आधा इधर, है ना। दोनों तरफ बराबर बराबर लेंथ लेने का मकसद यही था कि दोनों में से फील्ड बाहर निकल जाए और साथ में कॉमन भी निकल जाए, ठीक है, इसलिए ऐसा लिया था। क्लियर? तो चूंकि हमको गॉस थ्योरम को अप्लाई करने में सरफेस के सिलेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई भी ले सकते हैं, तो जिस सरफेस से हमारा काम बन रहा होगा वैसा सरफेस हमको चूज करना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? Yes, sir. पिछली बार जो सिलेंडर लिया था वो एक्सिस के अलॉन्ग रख दिया था उसका एक्सिस, क्योंकि वो हमारा पर्पस सॉल्व कर रहा था। इधर में जो सिलेंडर लिया वो सीट के परपेंडिकुलर रख दिया, क्योंकि ये इस तरीके का ओरिएंटेशन हमारे प्रॉब्लम को, हमारी हमारी जो डिफिकल्टी लेवल है उसको घटा रही थी, तो इस तरीके से ले लिया, ठीक है। आप ये जो सिलेंडर हमने लिया उसके जगह पे एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का रॉड भी ले सकते हो, है ना, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, सेम इंफॉर्मेशन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस यही है कि आधा इधर आधा इधर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ई को इंटीग्रेशन से बाहर निकाला और कॉमन भी निकाला, तो ये ई बाहर हो गया। प्लेन लेफ्ट के लिए डीएस, प्लेन राइट के लिए डीएस, और सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन डीएस कितना होगा प्लेन लेफ्ट सरफेस के लिए और प्लेन राइट सरफेस के लिए? देखें ये जगी क्या? अनन्या, अनन्या जग गई? अनन्या सोयान जग गई? देव, शौकीन, देव, हर्षपुरिया, बोल बेटा क्या होएगा? इंटीग्रेशन डीएस की वैल्यू प्लेन लेफ्ट के लिए और प्लेन राइट के लिए कितना कितना लिखो? हाँ, सिलेंडर के सर। प्लेन सरफेस की एरिया कितनी होती है? हाँ, तो ए आर क्या है यहाँ पे? ए है, Pi A square. तो पाई ए स्क्वायर, और ये भी पाई ए स्क्वायर। तो ई के लिए इंफॉर्मेशन क्या हो गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बड़ा रोचक रिजल्ट मिल गया भाई। ये देखो क्या रिजल्ट आया, ये जो फील्ड आई आपकी ये आर से इंडिपेंडेंट आ गई, है ना? Yes, sir. तो ये अगर बहुत लंबी चौड़ी सीट है तो यहाँ पे पॉइंट हो या यहाँ पे पॉइंट हो या यहाँ पे पॉइंट हो, ईच एंड एवरी प्लेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड, है ना। ईच एंड एवरी प्लेस इट विल हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड द फॉर्मूला विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ना। Yes. Yes, sir. Sigma upon 2 epsilon naught. This will be the electric field at that particular place. ठीक है? Yes, sir. यस सर। ये कब के लिए था? When R was greater than D, ना? Point
पॉइंट जो था दैट वाज आउटसाइड द शीट, शीट से बाहर था। ठीक है, 2D की थिकनेस बताई थी हमने, R इसका पॉइंट का सेपरेशन था, R वाज ग्रेटर देन D। ठीक है, बाहर के पॉइंट के लिए ये हम लोगों ने इंफॉर्मेशन में आया था। ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए भी एप्लीकेबल होगा, बाहर के लिए एज वेल एज सरफेस के लिए भी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब चलो अंदर चलते हैं इसके। फिर से ऐसे गासियन सरफेस उठाया, 2R लेंथ का लिया, R जो पॉइंट है उसके बराबर, यहां से यहां तक D है, और A इसका रेडियस ले लिया। ठीक है, तो ये लाइन तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्योंकि कर्व सरफेस के लिए 0 हो ही जाना है, प्लेन लेफ्ट के लिए, प्लेन राइट के लिए ई डॉट डी एस लिखोगे ही, तो ये डायरेक्ट लिखता हूं, प्लेन लेफ्ट के लिए EDS प्लस ई डॉट डी एस हो गया। सीधे ये लाइन लिख रहे हैं, इस लाइन को बीच में हटा दे रहे हैं। एक ही लाइन बार बार देखते देखते आप बोर हो रहे होंगे। ठीक है, ये वाला तो 0 हो जाएगा ना, थर्ड वाला। यस सर। अब आओ इंक्लोजर ऑफ चार्ज देखते हैं। तो इंक्लोजर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा भाई, रो इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू 2R, है ना। 2R इसकी लेंथ है पूरा सिलेंडर की, तो डेंसिटी में इस सिलेंडर का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल जाएगा चार्ज उसके अंदर में कितना है। यस सर। और अपन एप्सिलॉन नॉट, ई कांस्टेंट है, बाहर भी निकला, इंटीग्रेशन से बाहर भी गया, और ये हो गया पाई ए स्क्वायर प्लस पाई ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा रो इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू 2R डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट। पाई ए स्क्वायर दोनों तरफ से कट कर लिया तो रो, और 2 पाई ए स्क्वायर दोनों तरफ से कट कर लिया तो रो R डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली वैरी करेगी भाई, अंदर में प्लेन ऑफ सिमेट्री पे 0 होगी, सरफेस तक जाते जाते लीनियरली बढ़ती जाएगी, और सरफेस पे जाकर के मैक्सिमम हो जाएगी, और उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक ना, तो कैसा वेरिएशन बनेगा, ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा तुम्हारा। यहां से यहां तक लीनियर वेरिएशन कराओ, स्ट्रेट लाइन, और फिर इसको कांस्टेंट कर दो। ठीक है, दिस विल बी द ग्राफ। ये किसके लिए बताया है, नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए बताया। कंडक्टिंग में तो अंदर होगी है, कंडक्टिंग में तो 0 होगा ना, अंदर में 0 हो जाएगा। बाहर वाला भी फॉर्मूला बदलता है, वो बता रहे हैं अभी, कंडक्टिंग का बता रहे हैं अलग से। कंडक्टिंग का बाहर वाला भी बदल जाता है, क्यों बदलता है वो भी बताते हैं, और क्या मिलता है फॉर्मूला वो भी बता रहे हैं। तो ये चीज, फॉर्मूले दोनों क्लियर है, ये वाला और ये वाला, दैट यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है ना। अब कभी भी शीट कहा जाएगा ना केवल, तो आप उसको नॉन कंडक्टिंग ही मानेंगे। जब कंडक्टर बोलेगा तभी कंडक्टर की तरीके वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। ठीक है ना, जब तक कंडक्टर बोले नहीं तब तक कंडक्टर नहीं मानना है, अपने से नहीं मानना है। केवल शीट बोल दिया, केवल स्फीयर बोल दिया, केवल वायर बोल दिया, तो वो इंसुलेटिंग वायर मानेंगे, इंसुलेटिंग स्फीयर मानेंगे, है ना। जब कंडक्टर शब्द यूज होगा तभी हमको उसको कंडक्टर मानना है, या मेटल शब्द यूज होगा तो कंडक्टर मानना है। ठीक है ना। यस सर। ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि स्फीयर बोला है तो इसको हमको क्या मानना है, कंडक्टर मानना है कि नॉन कंडक्टर। वो नॉन कंडक्टर ही है। जब उसको कहेगा कि कंडक्टिंग स्फीयर या मेटालिक स्फीयर, तभी आप उसको कंडक्टर लेके चलेंगे।
electric field due to a uniformly charged, कहने की जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्मली चार्ज रहता ही है, कंडक्टर है तो यूनिफॉर्मली चार्ज conducting infinitely long and wide sheet. अब आपको हमने बता रखा है पहले से कि किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हैं तो वट एवर चार्ज यू हैव गिवन टू इट दैट इज गोइंग टू ऑन इट्स आउटर सरफेस, उसके वॉल्यूम में चार्ज नहीं होता है। जो भी आप चार्ज देते हैं वो केवल और केवल उसके बाहर वाले सरफेस पे होता है ना? यस सर। यस सर। ये प्लेन सरफेस है तो ये भी सरफेस बाहर वाला कहलाएगा, ये भी सरफेस बाहर वाला कहलाएगा, तो दोनों पे जो भी चार्ज आप दोगे वो दोनों सरफेस पे बराबर बराबर बट जाएगा। तुम संदेशा मेरा। ये कौन था? बड़ा बढ़िया आवाज थी भाई तुम्हारी तो। सर वो भाई आ गया, छोटा भाई आ गया। आशुतोष। किसका छोटा भाई था? सर वो मेरा। आशुतोष। क्या करता है? सर वो माइक ऑन था, वो आगे गाना गा के चला गया। क्या करता क्या है ये पूछ रहा हूँ। 8th क्लास में। 8th क्लास में? बहुत अच्छी आवाज है उसकी तो। कौन सा गाना गा रहा था? सर पता नहीं कौन सा था। क्यों, तुम सुने नहीं क्या? नहीं सर, मैंने भगा दिया उसे। अच्छा चलो ठीक है। आप में से है कोई गाने में इंटरेस्ट रखने वाला? एनीवन? कोई भी है बस गाते नहीं सुनते हैं बस। गाते नहीं सुनते हो, बड़ी अच्छी बात है फिर तो। मतलब चाहते हो कि कोई सुनाए और तुम सुन लो ना? कोई भी नहीं? चलो कोई बात नहीं। वैसे वो एक अच्छी कला है, अगर आती है अगर किसी को तो बढ़िया है। रिक्रिएशन का बड़ा अच्छा चीज भी है। अच्छा, रिक्रिएट कैसे करते हो आप लोग? क्या तरीका यूज करते हो भाई? पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करते हो? तो ही बता पुरिया पहले। सुबह एक्सरसाइज करते हैं, रेस करते हैं। एक्सरसाइज करते हो? जिम जाते हो? नहीं, जिम नहीं जाता। अच्छा, ऐसे क्या योगा वगैरह करते हो? योगा? और सुबह सर ग्राउंड में जो है। ठीक है, ये भी अच्छी बात है, योगा करते हो तो। और अभी तुम क्या करती हो रिक्रिएशन के लिए? सर लैपटॉप पे कोडिंग वगैरह और बस। अरे कोडिंग करती है? कौन सी लैंग्वेज?
सर अभी तो पाइथन ही चल रही है। अभी पाइथन? तो पाइथन चल रही है। यस सर, नॉर्मल कोड। तो पाइथन क्यों से शुरू किया? पाइथन से तो बेहतर था सी प्लस प्लस करती। सर स्कूल में भी वही चल रही है ना, तो फिर इस वजह से कहा। पाइथन सिखाया जा रहा है। यस सर। पाइथन से तो अच्छा था सी प्लस प्लस कर लेती। कितने लोग आप में से कोडिंग करते हो? प्लीज रेज योर हैंड। यस। आर्यन, प्रबोध कौर। स्कूल में जो कराते हैं वो आता है, मतलब वैसे नहीं करते। नहीं ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत तो करते हो ना। जो कौन सी लैंग्वेज में करते हो यश तुम? एमएल, पाइथन और माइस्क्वेल, ये तीनों करता हूँ। क्या क्या? एमएल, पाइथन और माइस्क्वेल। तो दीक्षा आप? पाइथन में ही। अच्छा, ज्यादातर स्कूलों में पाइथन ही सिखाते क्या? हाँ सर। यस सर। अच्छा। नहीं सर, अभी न्यू सिलेबस में पाइथन ही आया ना, इसलिए। पहले सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस ठीक है, अच्छा है। हम लोगों सी का तो, प्लस हार्ड था, पाइथन इजी है। हाँ ये जो नए जो लैंग्वेज आ रहा है ना वो थोड़े और भी इजी होते जा रहा है ना। बट अगर वाकई में कोडिंग में इंटरेस्ट है तो मशीन लैंग्वेज भी आपको सीखनी पड़ेगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। बट इसमें सी प्लस प्लस, पाइथन, कोई जावा, ये सब में काम लोग करते हैं, जावा वगैरह से जनरली। चल, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की है। हाँ, तो चूंकि मेटल है वही, तो वट एवर चार्ज यू हैव गिवन टू दिस पर्टिकुलर शीट, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन बोथ द सरफेस, है ना, दोनों सरफेस पे बराबर बराबर चला जाएगा। तो दोनों के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी दैट विल बी सेम सिग्मा की है। अब मान लो कि ये इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, यहाँ से डी सेपरेशन का या आर सेपरेशन का कोई पॉइंट लिया एट दैट लोकेशन, आपको फील्ड जाननी है। तो मैं क्या करता हूं कि एक सिलेंडर लेता हूं, जिस सिलेंडर का लेंथ आर का ले लिया, है ना, आर लेंथ का सिलेंडर ले लिया, और जिसका रेडियस हमने ले लिया ए के बराबर का, और इसका एक प्लेन सरफेस प्लेन ऑफ सिमेट्री पे डाल दिया, और दूसरा प्लेन सरफेस उस पोजीशन पे जहां के लिए कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जज करनी है भाई, ठीक है ना, और उसके लिए गॉस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। तो ई डॉट डी एस फॉर एनी क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हो आप। तो प्लेन लेफ्ट के लिए ई डॉट डी एस, प्लेन राइट के लिए ई डॉट डी एस, थर्ड सरफेस के लिए ई डॉट डी एस, दैट इज इक्वल टू इंक्लोजर ऑफ चार्ज के बारे में हमें सोचना है। तो अगेन जो इंटरसेप्ट इस पे बनेगा वो सर्कल ही तो बनेगा भाई। यस सर। और सर्किल वही बनेगा ये रेडियस का। यस सर। तो चार्ज इंक्लोजर क्या हो जाएगा? सिग्मा पाई ए स्क्वायर, दिस विल बी द चार्ज इंक्लोजर डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट, इट विल बी द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। फिगर को ध्यान से देखिए सब लोग, वन बाय वन करके हम पूछते हैं। हाँ, प्लेन लेफ्ट सरफेस के लिए अभिमन्यु बताएगा ई डॉट डी एस की वैल्यू क्या होगी भाई, प्लेन लेफ्ट सरफेस के लिए। आवाज नहीं आई अभिमन्यु आपकी। अनन्या, अनन्या,
गणेश सर 0 होगी। 0 क्यों होगी, जरा बता दे। वो अभिमन्यु नहीं बोल पा रहा है, उसको भी समझ में आ जाए। इनसाइड है ना, इनसाइड इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। कंडक्टिंग है ना, कंडक्टिंग शीट, तो इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो जहां पे फील्ड 0 हो जाएगी वहां पे तो ये टर्म 0 हो ही जाएगा। और कर्व सरफेस के लिए ई डॉट डी एस 0 होगा। पुराना ही लॉजिक है, एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों की परपेंडिकुलरिटी के कारण। ठीक है, अब की बार जो फ्लक्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल केवल ये राइट वाला सरफेस है, जिसके लिए एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन के हैं। डीएस वेक्टर और फील्ड वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो ई डॉट डीएस ईडीएस मेरे राइट के लिए केवल ये हो जाएगा सिग्मा पाई ए स्क्वायर डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट। ई कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस प्लेन राइट के लिए सिग्मा पाई ए स्क्वायर डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। फील्ड का इंफॉर्मेशन हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नियर दिस पर्टिकुलर कंडक्टिंग शीट होगी, अगेन इट विल बी इंडिपेंडेंट टू द सेपरेशन एंड इट विल बी गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर में फील्ड 0 है ना, यहां से लेके यहां तक फील्ड 0, अंदर में फील्ड 0 रहेगी क्योंकि मेटल है भाई, तो किसी भी मेटल में 0 रहेगा। जैसे ही सरफेस पे आओगे फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी और देन आफ्टर इट विल बिकम कांस्टेंट। ठीक है, दिस विल बी द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग शीट। जो बड़ी अच्छी सी चीज आपको इधर में दिख रही है वो क्या दिख रही है कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी एक नॉन कंडक्टिंग शीट और एक कंडक्टिंग शीट दोनों के लिए बराबर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के नियरर होगा वो नॉन कंडक्टर के कंपैरिजन में डबल होगा, है ना। यस सर। वहां पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिला था और यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिला। ठीक है, वहां पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिला था, यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इसी में ये फॉर्मूला तो आपको अक्सर याद रहता है ना, ये वाला चाहे पिछला वाला, बट थोड़ा सा जब इसमें घुमा दिया जाता है प्रॉब्लम को तो थोड़ी आपको असुविधा होने लगती है। जैसे मान लो कि अगर कह दें कि 2 शीट है, एक कंडक्टिंग है दूसरी नॉन कंडक्टिंग है, आइडेंटिकल है बट मटेरियल में डिफरेंस है, एक कंडक्टर है दूसरा नॉन कंडक्टर है। ठीक है, दोनों को बराबर चार्ज दिया गया, दोनों को चार्ज इक्वल दिया गया। तो आपसे पूछा गया कि किसके पास में फील्ड बड़ी या छोटी होगी। चार्ज डेंसिटी बराबर नहीं कही हमने, चार्ज इक्वल दिया। ठीक है ना, एक कंडक्टर है दूसरा नॉन कंडक्टर है, दोनों की डायमेंशन आइडेंटिकल है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन कंडक्टर पे, कंडक्टर पे तो होता ही है। अगर यूनिफॉर्म ज्योमेट्री है तो कंडक्टर पे हमेशा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। आपको बताना है कि किसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी या छोटी होगी। कंडक्टर के पास कंडक्टर के पास बड़ी होगी। देखो अब यहीं पे हो जाती है ये गड़बड़ी, दोनों के केस में फील्ड बराबर होगी, है ना। ये फॉर्मूला डिपेंड ही नहीं है।
डिपेंड ही नहीं है ना फॉर्मूला। नहीं समझे क्या बोल रहे तो? तो चार्ज पे डिपेंड ही नहीं है ना ये फॉर्मूला। नहीं नहीं, चार्ज पे डिपेंड तो है। चार्ज डेंसिटी तो चार्ज पे डिपेंड करती है। चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया ही तो है। देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, जो मेटल है उसको जब आप चार्ज दोगे तो दोनों को ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल बोला है ना, दोनों को क्या बोला, ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल बोला। मान लो कि प्लेट एरिया इसकी एक ही है, तो इधर में आधा चार्ज इधर जाएगा, आधा चार्ज इधर जाएगा मेटल के केस में। तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, Q अपॉन 2A। ये 2A है, ए स्क्वायर मत समझ लेना। Q अपॉन 2A इधर में चार्ज डेंसिटी, Q अपॉन 2A इधर में चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। और जब नॉन मेटल है तो जो चार्ज है वो तो पूरे वॉल्यूम में जाएगा। तो इस एरिया से आपको सिंपली डिवाइड करना है, तो Q अपॉन A, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी Q अपॉन A होगी। ठीक है, तो इधर में चार्ज इसलिए ज्यादा डेंसिटी इंसुलेटर में होगी। इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है आपकी, बड़ी है, डबल है इसकी। इंसुलेटर के केस में जो चार्ज डेंसिटी है वो डबल आ जाएगी एज कंपेरिजन टू द नॉन कंडक्टर के। ठीक है ना, एज कंपेरिजन टू कंडक्टर के। तो ऐसे केस में आप फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो दोनों की वजह से जो फील्ड मिलेगी दैट विल बी सेम। दोनों की वजह से फील्ड बराबर होगा। तो चार्ज अगर बराबर दिया तो और सरफेस एरिया बराबर है तो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के केस में फील्ड जो होगी वो बराबर होगी। कंडक्टर के सरफेस का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी इंसुलेटर के कंपैरिजन में आधी होगी, क्योंकि वो चार्ज दोनों सरफेस पे बंटेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान देने की है, एक चीज यहाँ पे और भी ध्यान देने की है। एक्चुअली ये जो फील्ड आपको यहाँ पे आ रहा है ना, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो इस सरफेस पे जो चार्ज है और इस सरफेस पे जो चार्ज है दोनों के कारण आ रहा है। दोनों एक ही डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर इंडिविजुअल सरफेस के कारण कहीं लिखना होगा तो दोनों का जो सम है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो इंडिविजुअल सरफेस के कारण यहाँ भी जो फील्ड होगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी। ठीक है, तो ये चीज को भी ध्यान में रखिए कि जो कंडक्टर का सिंगल सरफेस होगा, ये जो फील्ड निकाली है दैट इज ड्यू टू बोथ द सरफेस। सिंगल सरफेस से अगर कहीं पे आपको चार्ज लिखने की जरूरत पड़ती है तो वो फॉर्मूला आप सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही यूज करोगे, ध्यान देना। और इसको मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। ओके सर, यस दिस फील्ड इज ड्यू टू बोथ द सरफेस। दिस फील्ड is due to both the surface of conductor. If we have to write electric field due to single surface of a conductor, then it will be given by सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अभी भी वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। यस ये जो आया फील्ड तुमने पाया वो दोनों सरफेस पे जो चार्ज बट गया था वो दोनों सरफेस का चार्ज को मिला करके वो फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, अगर एक सरफेस के कारण कहीं लिखने की जरूरत पड़ती है आपको प्रॉब्लम में सिंगल सरफेस के कारण, तो वहां पे जो चार्ज
होगा, चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके करेस्पॉन्डिंग आप सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही यूज करोगे। क्लियर? यस यस सर। ये चीज को ध्यान रखना। अब मान लो कि आपसे पूछ दिया गया कि ये दो इन्फिनिटली लॉन्ग एंड वाइड शीट है ना। एक ये जो शीट रखी गई है वो एक्स वाई प्लेन में रखी गई है, और ये जो शीट रखी गई है ये आपकी वाई जेड प्लेन में रखी गई है। ठीक है ना। और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने सिग्मा सिग्मा की कह दी, या एक की सिग्मा कर देते हैं, दूसरे की माइनस सिग्मा कर देते हैं। चलो, एक की सिग्मा हो गई, दूसरे की माइनस की सिग्मा हो गई। इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना चाहते हैं, बताएगा कोई? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको चाहिए। केवल डायरेक्शन बताओ। जो मान लो कि यहाँ से ए सेपरेशन पे है, यहाँ से बी सेपरेशन पे है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। हम्म, tan inverse A by B. क्या बोले? tan inverse A by B. tan इनवर्स ए बाई बी। अच्छा, और कोई? हम्म, और कोई बताएगा क्या? बेबे, A j cap minus B I cap. हाँ हाँ, किधर? सर y डायरेक्शन मतलब A j cap minus B I cap. नहीं भाई, काहे के लिए ए भी आ जाएगा उसमें, ए भी नहीं आएगा। चलो देखो, इस वाले शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी, होगी ना। Yes sir. सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट से लिखी जाएगी, और इस वाले शीट के कारण जो फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी, ये भी Yes, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट से लिखी जाएगी। दोनों तो बराबर ही ना होंगी, ए बी से तो इंडिपेंडेंट होंगी। इन्फिनिटी लॉन्ग एंड वाइड शीट के कारण जो फील्ड होती है वो तो इंडिपेंडेंट होती है ना भाई। तो इन दोनों का जो सम करोगे तो वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, है ना। और कितना होगा वो भी अगर पूछा जाए तो सिग्मा रूट 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, अगर पूछा गया होता तो मैग्नीट्यूड, बट पूछा नहीं गया। यू हैव टू ओनली स्पेसिफाई द डायरेक्शन। तो ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ
90 प्लस 45 135 पे हो जाएगा ना। यस 90 प्लस 45 दैट इज 135 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ठीक है ना। क्यों? अगर दोनों Yes, की sir. सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बनाएंगे ग्राफ तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ से जाके यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इधर से यहाँ से बराबर दूरी पे ऐसे जाएगा, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। यहाँ से ऐसे बनेगा इधर की तरफ, यहाँ से बनेगा ऐसे इधर की तरफ ना, और यहाँ से बनेगा इधर की तरफ, यहाँ से बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की बराबर है तो इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी ना, इसकी वजह से। Yes, sir. ठीक है ना। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है तो, और जिसकी बड़ी होगी वो वाला कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में ये ज्योमेट्री जो होगी वो आपकी पैरेललोपाइप बन जाए, पैरेललोग्राम बन जाएगी, बट वो स्क्वायर नहीं रहेगी, है ना। यस सर। अगर Yes, बराबर है तो उस केस में स्क्वायर टाइप का इस तरीके का शेप बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे तो इस तरीके का शेप बनेगा। ठीक है क्या? क्लियर है बात? Yes, यस sir. सर। कोई दिक्कत वाली बात नो सर। No, sir. नहीं? सर आज- तो मैग्नीट्यूड जो था वो कंपोनेंट लेके जाते हैं ना। क्या बोला बेटा? मैग्नीट्यूड जो था वो कंपोनेंट लेके निकाल लेंगे ना, फाइनल डायरेक्शन तो पता चलेगा। और नहीं तो स्क्वायर करके ऐड कर लोगे ना, दोनों 90 है, कंपोनेंट भी का करने की जरूरत है। यस सर। दोनों के बीच का एंगल तो 90 का है, तुमको तो मालूम ही है। तो स्क्वायर Yes, sir. करके ऐड करके रूट कर लेंगे, तो स्क्वायर कर, इसलिए तो डायरेक्टली लिख दिया ना, सिग्मा रूट 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ओके सर। लेकिन दोनों 90 डिग्री के एंगल पे थे, तो सिंपली हम लोगों ने क्या करा, स्क्वायर किया है और ऐड किया और रूट ले लिया। दैट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड यस इन मैग्नीट्यूड एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है। यस सर। यस सर। Yes, sir. एक मिनट देख लो, अटेंडेंस है ना आप लोगों की, कर रखी है। दीक्षा तेरे को समझ में आया पहले दिन थी तो? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नो सर। चलो, और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सर ये जो आपने ये बताया था हाँ, कंडक्टर और इंसुलेटर वाला, इसमें सेम डेंसिटी और क्या था सर, इंटेंसिटी क्या बताया? कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए बताया कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों के लिए सेम है तो Yes, sir. कंडक्टर के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डबल होगी एज कंपैरिजन टू इंसुलेटर के। ठीक है। Yes, और sir. अगर दोनों को चार्ज बराबर दिया और ज्योमेट्री आइडेंटिकल है दोनों की, जिससे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो चार्ज के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी मेटल में आधी हो जाएगी, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो दोनों के वजह से बराबर रहेगी। ठीक है। Okay, sir. और दूसरा जो मेन पॉइंट जो आगे चल के हम लोग यूज करेंगे वो ये बताया कि अगर कभी हमको सिंगल सरफेस के कारण लिखना होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंगल Yes, sir. सरफेस के कारण, तो कंडक्टर के लिए भी σ/2 एप्सिलॉन नॉट ही हमको यूज करना है। ठीक है। कंडक्टर के लिए भी σ/2 एप्सिलॉन नॉट ही यूज करना है। ठीक है। ये नहीं कि सिंगल सरफेस के लिए लिखना है तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए, नहीं, दैट इज σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ये σ/एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना सिंगल सरफेस के कारण। ठीक है।
ओके सर। तो आज को यहीं पे मैंने किया फिनिश आज की क्लास। डाउट वाला भी भेजना है क्या? यस सर, भेज देना। यस सर। चलो डाउट वाला भी क्या। सर हाँ जी बोलो। एक बार बता देंगे कहाँ तक कर लेने हैं आप क्वेश्चन? तू क्या तक किया? तो 1.3 एक्सरसाइज तक अभी तक कर रखी है। आगे बढ़ जाओ जहाँ पे आप। एक मिनट तो बुकलेट देख लूं मैं, लेके आ रहा था आज। ये तुम्हारा डाइपोल 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 के पहले 1.6 तक आप कर सकते हो अब। ठीक है, 1.6 तक कर सकते हो। और साथ में आप इधर भी करते जाओ ना, ये जो तुमको असाइनमेंट दिए हैं ये भी करो। नहीं तो फिर एक ही बार असाइनमेंट करने बैठोगे तो करना मुश्किल हो जाएगा। साथ साथ असाइनमेंट भी करते जाओ। जैसे यस असाइनमेंट सर। जो है पहला वाला, ये लगभग कर लोगे। जहां डाइपोल शब्द होगा वहां छोड़ देना और सब कर जाओ असाइनमेंट, है ना। ओके सर। और यस सर। स्टेप 2 भी जो है वो करिए। स्टेप टू भी कर जाइए। डाइपोल छोड़ दीजिएगा, अगली क्लास में जो है डाइपोल बताएंगे तो डाइपोल वाले करिए। जहाँ कहीं डाइपोल आएगा उसको अभी छोड़े रहिए। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। उसके अलावा सब करिए। ठीक।